हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट बेस पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री एक्सरसाइज पार्ट 2। देखिए भाई, इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए थे। हमें पता है कितने सिंपल थे वो। एक्चुअली सिंपल ही थे बट लेंदी थे, है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट उसका थोड़ा सा स्ट्रांग आ गया था क्योंकि वहां पे इस लेवल की कैलकुलेशंस थी, तो हमें लगता है कि यार वो टफ है, लेकिन असल में वो सिंपल ही थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देखो, कैलकुलेशन तो ऐसे ही परेशान करेगी, क्या करें। और आज के सेशन में भी हो सकता है कैलकुलेशंस परेशान करे, तो भाई तैयार रहना उस चीज के लिए। और पेन और पेपर अपने पास होना चाहिए। सवाल आएगा, वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की कहानी को विद द क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं भैया कि एक आदमी है जो 50 किलो का है, भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। If all the kinetic energy of the man, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी इस आदमी की, इसका यूज किया जा सकता है या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री। पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री तक बढ़ाने में जितनी भी उस आदमी की काइनेटिक एनर्जी है, सबको यूज कर लिया। दैट हाउ मच वाटर कैन बी हीटेड विद दिस एनर्जी। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यह आदमी भाग रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो सकता है। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सवाल यह है कि कितना पानी गर्म कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाना है 20 डिग्री से 30 डिग्री। पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ाना है, तो हम उसको कितना वाटर यहां पे उसमें हम हीट कर सकते हैं। करोगे ट्राई? हाँ, एक मौका तुम लोगों को दिया, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ट्राई करें सभी लोग। हो गया भाई ट्राई? वीडियो पॉज कर लिया करो ट्राई करने से पहले, है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रही हो और तुम लोग ट्राई करने में लगे हो, ऐसे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तुम पीछे रह सकते हो, चांसेस है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम भी करोगे यार, क्वेश्चंस तुमसे भी होते हैं। ठीक है, बट ऐसा है ना कि सिंक नहीं हो पाएगी चीजें फिर इतनी ज्यादा। एनीवेज चलिए कोई बात नहीं। तो भैया यहां पे पहले तो आदमी के लिए बात कर लेते हैं। तो भैया आदमी जो है हमारा, ये है 50 किलो का, और ये आदमी भैया भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई, हम तो कहते हैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एसआई में मजा आता है थोड़ा सा। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में जाएगा। 18 से 18 खचाऊ, और यहां पे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। तो क्या मैं इस आदमी की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर्सन इज हाफ mv²। हाफ इंटू 50 इंटू 5 का स्क्वायर। हाफ इंटू 50 इंटू 5 का स्क्वायर 25। देखो भैया, ये भी 25, ये भी 20। अरे 50/2 25 होता है। 50/2 25 होता है, तो ये 25 इंटू 25 हो जाएगा। सॉल्व करने पे मुझे मिलता है काइनेटिक एनर्जी 625 जूल। क्या तुम्हें भी समझ आता है? तो ये तो काइनेटिक एनर्जी है आदमी की। अब इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करें टू हीट द वाटर, तो यहां पे बोलेंगे भैया दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड, दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट वाटर। अच्छा, क्या ये कहानी जूल में चल रही है? बिल्कुल साहब, जूल में चल रही है। तो आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हीट का, इसमें आप लिखते हो ना ms डेल्टा थीटा। हाँ, तो यहां पे आपको ये जूल में लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये हीट आपको जूल में चाहिए इस टाइम पे, ना कि कैलोरी में। तो ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है सर, ध्यान रखूंगा। मास मुझे कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4200 जूल पर केजी है। अरे भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन, तो जूल में आ गई बातें। हाँ सर, स्पेसिफिक हीट अगर आप 4200 लिखते हो तो आंसर जूल में चलता है फिर। ठीक है, और यहां पे डेल्टा थीटा बोल लेते हो कितना सर? 30 माइनस का 20। सो Q इज इक्वल टू m इंटू 4200
इंटू 10, Q इज इक्वल्स टू 42,000 लो भैया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बराबर कर दीजिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का यूज आप कर रहे हो टू हीट द वाटर। इस काइनेटिक एनर्जी का यूज हम कर रहे हैं टू हीट द वाटर, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू कर देंगे हम लोग, तो यहां पे तो कितना आया था 625 इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू एम। एम का वैल्यू बनेगा 625 डिवाइड बाय 42 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। आंसर चलेगा केजी में, 10 की पावर माइनस 3 को ग्राम में लिख सकते हो, तो 625 डिवाइड बाय 42 ग्राम। समझ रहे हो ना, 10 की पावर माइनस 3 केजी को ग्राम में लिख सकते हैं। चलिए भैया काटा पीटा शुरू करते हैं। इसका कितना बनेगा ये 625 42, कितने से काटे इसको, 2 से काट दें, 2 to the 4, 4 to the 8, ज्यादा हो जाएगा सर ये तो, 2 से काटने के तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही काट देते हैं, 42 हो जाएगा सर। 2 में से 2 चले जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 नीचे उतर के आ गया। 42 को मैं 5 से कर दूं क्या है, 5 2 10, 5 4 20, 21 होते हैं। ओहो ज्यादा होगी ना वैल्यू, तो है ना, पर ठीक है। अगर मैं 4 से करूं तो 4 2 8 होते हैं, 4 4 16 होते हैं, 4 से कर देते हैं 168, 8 7 15 और 9 में से 6 जाएंगे 3। फिर से डॉट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। अभी 42 को मैं कितने से करूं, 9 4 36 होता है, बट द वैल्यू विल बी मोर, ठीक है, तो 8 से कर लेते हैं। 8 2 16, 32 33। 9 से करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, 9 2 18 होते हैं भैया, 9 36 37 होते हैं, 378 आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन में कर दो, चलो अप्रोक्सीमेशन में कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो यहां पे मास की जो वैल्यू आएगी, वैसे तो 14.88 ग्राम कुछ ऐसे आनी चाहिए, बट ठीक है, ठीक है। वैसे तो आंसर जब सॉल्व करोगे इसका तो 14.88 ग्राम आएगा, बट मैं इसका थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूं, और मैंने बोला भैया राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली इसको आप 15 ग्राम लिख सकते हो भाई। राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको 15 ग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भी हमने कैलकुलेशन किया तो वो राउंड ऑफ वैल्यू हमें 15 ग्राम का ही देगा। सो इतना पानी आप गर्म कर सकते हो भाई, इतना पानी, इतना अमाउंट ऑफ वाटर आप गर्म कर सकते हो। यानी कि अगर एक आदमी भाग रहा है जिसका मास 50 kg का है, और अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी 625 जूल। और इस काइनेटिक एनर्जी से मैं 15 ग्राम पानी का टेम्परेचर, वो जो काइनेटिक एनर्जी आई है उससे मैं 15 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक ले जा सकता हूं। मेरी बात समझ गए? अरे समझ रहे हो ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा खतरनाक वाली चीजें नहीं है इसमें, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो छापने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ये सारी बातें लिखेंगे सभी लोग जल्दी से। हो गया? चलिए भाई, अब आप आओगे यहां पे, ये सारी बातें भी लिखोगे फटाफट से, जल्दी से लिखिए इसको भी। हो गया? चलिए भाई, वेरी गुड। तो भाई आगे बढ़ते हैं, अब हमारे अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ब्रिक वेइंग 4 kg, एक भैया ईंट है, ब्रिक बोले तो ईंट, जो कि 4 किलो की है, और इसको ड्रॉप किया है 1 मीटर डीप रिवर में फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया, वो पानी पे गया, और पानी कितना गहरा है, 1 मीटर से डीप रिवर है यहाँ पे, ठीक है। एज्यूमिंग दैट 80% ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था उसका सिर्फ 80% जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, थर्मल एनर्जी में। क्या बोला, दैट 80% ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनली कन्वर्टेड टू द थर्मल एनर्जी, देन फाइंड द थर्मल एनर्जी। तो भाई कितनी होगी वो आपको बताना है। कर पाओगे? पोटेंशियल एनर्जी बतानी पड़ेगी पहले आपको, कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पोटेंशियल एनर्जी का 80% जो है वो कन्वर्ट हो रहा है थर्मल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी कितनी होगी ये आपको बताना है भाई। हाँ भाई, किया ट्राई? बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, कुछ भी नहीं है भैया। देखो सबसे पहली बात तो
कि मैं मान लेता हूं ये यहां से ये पानी है, दिस हाइट इज ऑफ 2 मीटर, और ये जो नदी है वही हमारी वो 1 मीटर डीप है। ये नदी जो है वो 1 मीटर डीप है। यहां से आपने एक बॉल को ड्रॉप किया है, यहां से आपने ये ब्रिक को क्या किया है, ड्रॉप किया है। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब अगर मैं यहां पे रेफरेंस ले लूं, अगर मैं यहां पे रेफरेंस ले लूं तो इस टाइम पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय mgh। अगर मैं यहां नीचे रेफरेंस ले लूं तो इसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है विच इज योर mgh। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी योर मास 4, g का वैल्यू 10 ले लेना, और हाइट कितनी ले लोगे यहां पे सर, 2 मीटर इसका और 1 मीटर इसका, तो दैट विल बी योर 3 मीटर, 2 + 1, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा 4 × 10 × 3, पोटेंशियल एनर्जी विल बी योर 120 जूल। इन्होंने बोला है इस पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 80% जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। सो बेसिकली सीधी सी बात यही है कि जो थर्मल एनर्जी होगी हमारे पास, दैट विल बी योर 80% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इट विल बी योर 80/100 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 120 हो जाता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 2 16, 8 1 8 9, तो इट विल बी 96 जूल। खत्म कहानी, ठीक है। तो यहां पे इसने यही पूछा ना। अच्छा, ये चीज अब मुझे कैलोरी में बतानी है ना, ये चीज मुझे कैलोरी में बतानी है। फाइंड दिस थर्मल एनर्जी इन कैलोरी। अभी मेरे पास आया जूल में। देखिए भैया सीधी सी बात है कि 1 कैलोरी में होता है, मैं मान लेता हूं 4.2 जूल। 1 कैलोरी में मैंने 4.2 जूल ले लिया, तो 1 जूल में हो जाएगा 1.1/4.2 कैलोरी। तो यहां पे 96 जूल में जो होगा दैट विल बी योर 96 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। इट विल बी योर 960 डिवाइडेड बाय 42। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 960 डिवाइडेड बाय 42 कैलोरी है ना। तो यही है जो भी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। थर्मल एनर्जी विल बी 960 डिवाइडेड बाय 42 कैलोरी। अच्छा, 42 को कितने से मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि ये बन जाएगा? नहीं हो पाएगा ना सर, ये ऐसे ही काटना पड़ेगा भैया। 960 डिवाइडेड बाय 42। अप्रोक्सीमेशन में 3 से कर दूं तो 126 बचता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने पे वो अप्रोक्सीमेटली आपको 2.3 यानी कि 23 कैलोरी वैल्यू दे देगा। राउंड ऑफ करने पे यू विल गेट द आंसर टू बी 23 कैलोरी। राउंड ऑफ करने पे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर 23 कैलोरी। खत्म सवाल, बस इतनी सी बात है। हाँ भैया, बस इतनी सी बात है, तो जल्दी से इसको छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सिंपल से सवाल। अब तो जो भी टफ चीजें होनी थी वो पहले आ चुकी है, अब तो बस कुछ नहीं, ऐसे ही चलेगा। एनर्जी कन्वर्जन्स पता होने चाहिए आपको, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक वैन है भाई जिसका मास 1500 kg बोल रखा है, वो ट्रैवल कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 54 km/h एंड इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में वो रुक जाती है। Assuming that all the mechanical energy lost appear as the thermal energy। देखिए भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक वैन जब चलती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और ये एक फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी का, फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी का। यानी कि जब ये वैन ट्रैवल कर रही है, जब ये वैन चल रही है तो उसके पास मैकेनिकल एनर्जी आती है, और जब ये वैन रुक जाती है, स्टॉप लिखा है ना, जब ये वैन रुक जाती है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई।
पर एनर्जी तो कभी खत्म नहीं होती, यानी कि जो वैन रुक गई उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट हो गई है थर्मल एनर्जी में। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी इन कैलोरी पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थर्मल एनर्जी इन कैलोरी पर सेकेंड, यानी कि यहां पे dq बाई dt फाइंड करना है। dq बाई dt is the average rate of production, average rate of thermal production। ये मुझे फाइंड आउट करना है भैया। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी है ना आपके पास वो सारी कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में। जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में। तो थर्मल एनर्जी का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है मुझे, थर्मल एनर्जी का रेट ऑफ प्रोडक्शन बताना है। तो भैया अगर मैं यहां पे रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकाल लूं, रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये बराबर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द थर्मल एनर्जी। तो भैया मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है ये बताना है आपको। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है ये बताना है आप लोगों को। अच्छा, तो ठीक है, लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, हाँ जी, कितना लॉस हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में? दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगले पेज पे कर लेते हो यार, ये सारे काम तो मुझे लग नहीं रहा कि जगह पड़ेगी पूरी वहां पे। तो यहां पे मास जो दे रखा है वो 1500 kg का दे रखा है। ठीक है, और कितनी स्पीड है? 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 इंटू 5/18 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड हो जाएगी। फाइनल स्पीड है भैया इसकी 0, क्योंकि वो रुक गया है। कितना समय लगे सब में? सर 10 सेकेंड लगे हैं सर, इसका में 10 सेकेंड लगे। तो जरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। हाँ जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल वाली तो 0 है भैया, क्योंकि फाइनल स्पीड 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास 1500 मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी? 15 का स्क्वायर, हाफ इंटू 1500 इंटू 15 इंटू 15। क्या बात है सर, 750 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 15 इंटू 15 सर, 5 5 25, 5 इन 5 6 7 5 और ये 1 7 5 12 होते हैं। यहाँ पे 225 आ जाएगा। अब इस 225 को 750 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, 225 को 75 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 25 होते हैं, 5 2 10 11 12 होता है। 5 2 10 एक 11 हो जाता है, 7 5 35, 7 2 14 15 16 17 होता है, 7 2 14 एक 15 हो जाता है। 5 6 7 8 6 1, इट विल बी ऑफ 168750 जूल। ठीक है भैया, ये कहानी आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल रही जो कि जूल में है। मुझे कैलोरी में चाहिए, ये जूल में है, और मुझे आंसर चाहिए इन कैलोरी पर सेकेंड। तो जूल से पहले कैलोरी में कन्वर्जन कर लेना, और भैया 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, यानी कि
ये हो जाएगा 168,750 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। जूल से कैलोरी में कन्वर्ट किया तो 4.2 से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है साहब, कितना आएगा ये सॉल्व कर ले, एक बार सॉल्व कर देते। 16875 डिवाइड बाय 42, 16875 डिवाइड बाय 42, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1687500 डिवाइडेड बाय 42 कैलोरी। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। 42 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कितने से करें, 4 से कर देते हैं। 4 2 8 होता है, 4 4 16 होता है। क्या बात है, मजा ही आ गया। 168 सब समाप्त हो गया, 7 उतरेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा, फिर 5 भी उतर जाएगा आके। 42 को मैं 2 से करूं तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी 84, तो 1 से ही करना पड़ेगा 42 टाइम्स। 5 में से 2 जाएंगे 3, 7 में से 4 जाएगा 3, डॉट लगाना पड़ेगा, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब 42 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 4 28, 8 2 16, चौके 32 33, अप्रोक्सीमेटली 8 से मैंने इसको काट दिया तो ये 336 बच जाता है। भाई राउंड ऑफ करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ लोग सोचते होंगे सर ये क्या पागलपंती कर रहे हो आप, यहां पे कैसे कट सकता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं ना। तुम इसको काटो, 7 से काटोगे, फिर उसके बाद 8 से काटोगे, राउंड ऑफ करने पे वो ऑटोमेटिकली 8 बन जाएगा। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसका राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो ये वो हो जाएगा कितना, 401.8 इंटू 100 कैलोरी। ठीक है, ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई एक ही बात है ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, एक ही तो बात है भैया, कोई अंतर थोड़ी है। अच्छा, कितनी देर में हुआ सर ये नुकसान, 10 सेकंड में। ये लॉस कितनी देर में हुआ है, 10 सेकंड्स में सर। सो इन 10 सेकंड्स द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज दिस। In 10 seconds, loss in mechanical energy is कितना, 401.8 into 100. In 1 second, loss in kinetic energy 401.8 into 100 divided by 10, 4018। तो एक सेकंड में इतना लॉस हो रहा है। एक सेकंड में कितना लॉस हो रहा है सर, 401.8 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 4018 कैलोरी का। ठीक है भाई, समझते हो ये तो एक सेकंड में इतना लॉस हो रहा है भाई। तो आओ जरा अगले पेज पे। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल दो, रेट ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी 4018 कैलोरी पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने एनर्जी का लॉस हो रहा है भाई। भाई हमने फाइंड किया ना ये चीज अभी, 10 सेकेंड में मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हो रहा था सब ये 4018.100 कैलोरी का। एक सेकेंड में कितना हो रहा है, 401.8 इंटू 100/10, 0 से 0 कटेगा तो इट विल बी 4018 कैलोरी। एक सेकेंड में इतने एनर्जी का लॉस हुआ, एक सेकंड में इतने एनर्जी का लॉस हुआ, तो रेट ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी 4018 कैलोरी पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना लॉस हो रहा है। अब रेट ऑफ लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन इन थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली यहां से वो जो आपसे बोल रहा है ना, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू 4018 कैलोरी पर सेकेंड। कुछ लोग कहीं जगहों पे आप देखोगे इसका राउंड ऑफ करके रखा हुआ है, तो राउंड ऑफ के नाम पे वो 4000 कैलोरी पर सेकेंड भी कह देते हैं।
अगर आप देखोगे तो किताबों में शायद इसका राउंड ऑफ करके रखा होगा, तो राउंड ऑफ करोगे तो 4000 भी कर देते इसका, ठीक है। बाकी ये है भाई पूरी कहानी तो तुम्हारे आंखों के सामने मैंने रख दी है लाके। तो वैन जब रुकती है तो उसको 10 सेकंड लग रहे हैं भैया रुकने में। वैन जब रुक रही है तो वैन को 10 सेकंड्स लगते हैं रुकने में। तो 10 सेकंड्स में जो लॉस हुआ है वो हुआ है सर 4018 कैलोरी का। 10 सेकंड्स में जो लॉस हुआ है वो है 401.8 इंटू 100 कैलोरी का। तो भैया एक सेकंड में लॉस कितना हुआ? 401.8 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जीरो खत्म हो जाएगा, 4018 कैलोरी का। यानी कि भैया एक सेकंड में काइनेटिक एनर्जी में लॉस जो हुआ है वो 4018 कैलोरी का हुआ है। एक सेकंड में काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो 4018 कैलोरी का हुआ है। तो चलिए भाई ये सारी बात आपको समझ आती है तो यहां से छापना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से नोट कर लो जल्दी से भैया, नोट कर लो जल्दी से। किया नोट? ये सारी बातें भी लिखनी है। लिख लिया सबने? भाई समझते हो ना बात को? यहां पे आ जाओ, ये सारी बातें लिखो। ये क्लियर चल रहा है? लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होता है थर्मल एनर्जी के, ठीक है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गई कहानी। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम है, स्लाइड कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इफ द स्पीड ऑफ द ब्लॉक डिक्रीजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द प्रोसेस। भैया एक डब्बा है जो कि 100 ग्राम का है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो स्लाइड कर रहा है। अब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करने से क्या होता है? इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई। यानी कि पहले अगर इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड की, आज इसकी स्पीड हो चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड की। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है सर, इसकी स्पीड कम हो गई है, तो वो लॉस जो हुआ वो कहां गई एनर्जी? भाई एनर्जी को तो ना बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, देखो ना भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास कितना है भाई? 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके 10 का स्क्वायर कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 100 डिवाइड बाय 20, बोले तो 5 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आती है भैया 5 जूल। अच्छा मैं अगर बात करूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनती है हाफ इनटू मास 100 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। हाफ इनटू 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25। वही काम 2 से 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 1.25 जूल। तुम समझदार हो, समझते हो, वो 12.5 होगा और ये अपॉन में 10 है तो 1.25। 5 जूल से 1.25 हो गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ ना? हाँ सर बिल्कुल हुआ। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो है भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस का फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 5 माइनस का 1.25 सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कितना बनेगा भाई? 5.00 1.25, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गया 7 और या 4 में से गया 3, तो 3.75 जूल। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब भाई सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, बट एनर्जी को तो बनाया ना ही जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये एनर्जी गई कहां? तो साहब ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में। ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट। तो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो हीट में कन्वर्ट हो गया। तो भैया हीट का फॉर्मूला जो बनेगा यहां पे, दैट विल बी योर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और ये है हमारे पास 3.75 जूल। तो हीट यहां पे 3.75 जूल है भाई।
चाहो तो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उन्होंने क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं मुझसे ऐसा कि कैलोरी में दो या किस में दो, तो मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा फिर, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कैलोरी पर सेकंड में बताओ आंसर, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है ना ये बात कि मुझे कैलोरी में आंसर चाहिए, तो फिर आप कैलोरी में आंसर दोगे। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कैलोरी वेलोरी में आंसर देने की, जो आपसे मांगा है आप चुपचाप उसमें आंसर देके खत्म करो पिक्चर को। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 14। मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है अब आगे के सवालों में, सिर्फ आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। अगर कन्वर्जन आते हैं तो आप ये बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे इन सबको, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। छाप लो भाई जल्दी से, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। चलिए हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमसे, दो ब्लॉक है जिनके मासेस दे रखे हैं 10 kg एंड 20 kg। They are moving at a speed of 10 meter per second and 20 meter per second, respectively in opposite direction. They approach each other and collide. भैया एक दूसरे के पास आते हैं और टकरा जाते हैं। कोलिजन जो है वो कंप्लीटली इन इलास्टिक है, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। अब यार आपको टाइप ऑफ कोलिजन तो पता होना चाहिए। तो बोला गया कि कोलिजन जो है यहाँ पे वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के दौरान थर्मल एनर्जी जो डेवलप होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई? तो सर वही बात होगी कि दो ब्लॉक जिनके मासेस दे रखे हैं वो एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। तो जब ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पहले इनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी, पहले इनके पास बढ़िया काइनेटिक एनर्जी थी जो कि अब डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपस में टकराएंगे। सर जब आपस में टकराएंगे तो एनर्जी का कुछ लॉस होगा और वो जो एनर्जी का लॉस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट में, जो कि मुझे बताना है। एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं भैया, टकराने के बाद परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है भैया, ठीक है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। दिस इज द सिचुएशन बिफोर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई? अच्छा कोई मुझे ये बताओ कि किस प्रकार का कोलिजन होगा ये? क्या ये ऐसा होगा जिसमें कि सर ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे एंड दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? क्या ऐसा ही कोलिजन होगा यहां पे? अब यही होता है शायद परफेक्टली इन इलास्टिक या फिर कंप्लीटली इन इलास्टिक का मतलब, जिसमें कि दो बॉडीज आती हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद दोनों बॉडीज चिपक जाती है और साथ में चलती है विद द कॉमन स्पीड। ये केस है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। परफेक्टली इन इलास्टिक में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है, अगर आपको थोड़ी बहुत बातें याद हो तो, ठीक है। तो चलिए भाई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी के बराबर होगा। तो मैं फिर से वही बात लिख देता हूं जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कि जो थर्मल एनर्जी है वो बराबर है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। जो थर्मल एनर्जी है वो बराबर है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। तो आपका मकसद पहले तो ये हो गया कि हमें फाइंड करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। नंबरिंग दे दें, इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो लेट्स फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी करेंगे। बहुत बढ़िया सा। हाँ अच्छा, तो हाफ इंटू पहले वाले का मास 10 kg मूव कर रहा है 10 की स्पीड से, प्लस हाफ इंटू दूसरे का मास 20 मूव कर रहा है 20 की स्पीड से। सही है ना? पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर, दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वी का स्क्वायर हो गया। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो मुझे मिली वो मिली कितनी? 1000 डिवाइडेड बाई 2 है ना, प्लस का 20 इंटू 400, 8000 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी योर 9000 डिवाइडेड बाई 2। देख लो भाई, क्या कोई दिक्कत है इसमें? हाफ इंटू मास 10 kg का मास है, मूव कर रहा है 10 की स्पीड से, इसका स्क्वायर 100 इंटू 10 1000 डिवाइड बाई 2,
20 इंटू 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा भैया 8000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दोनों को ऐड किया 9000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4500 जूल इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब रही बात फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि सर दोनों डब्बे चिपक चुके हैं, अब दोनों डब्बे कंबाइन होकर एक साथ चल रहे हैं, यानी कि यहां पे 10 + 20 इंटू इनकी कॉमन स्पीड v का स्क्वायर करेंगे। बट मुझे तो v ही नहीं पता। अरे भैया हमें तो v के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा कि मैं v फाइंड आउट कर लूं। तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं v फाइंड करूंगा। सो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोले भाई, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, हाँ सर बिल्कुल। सो 10 इंटू 10 साइन कन्वेंशन के साथ करना पड़ेगा। ये वाली साइन आप चाहो तो पॉजिटिव ले लीजिए, ये वाली साइन आप चाहो तो नेगेटिव ले लीजिए, आपकी इच्छा श्रद्धा, ठीक है। इधर वाली साइड पॉजिटिव ली तो 10 इंटू 10 बढ़िया, प्लस 20 इंटू माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 10 + 20 इंटू v, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉलो किया। 100 माइनस का 20 इंटू 20 400 इज इक्वल्स टू 30v। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 300 इक्वल्स टू 30v। तो यहां से v का वैल्यू बनेगा माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इन दोनों बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। माइनस का साइन क्या बताता है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, नेगेटिव साइड जाएगा, ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ये भी आ गया। अब मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं। तो चलिए भाई काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्या दोनों बॉक्सेस साथ में चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे साहब। काइनेटिक एनर्जी में तो सिर्फ स्पीड पुट करनी होती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो जब आपने स्पीड पुट किया तो इट विल बी हाफ इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 बोले तो 900, अच्छा 9 3 27,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। भाई ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब स्पीड आ गई हाफ इंटू 10 इंटू 10, ओके। सो यहाँ पे हाफ इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर 30 30 30 30 30, ठीक है। 100 माइनस 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 30, ठीक है। मैंने गलती कर दी क्या यार वहां पे, हाँ 10 आएगा ना स्पीड उसकी, सॉरी। यहां पे इट विल बी माइनस का 10, तभी मैं सोच रहा था लॉस तो हो ही नहीं रहा है एनर्जी में। इट विल बी माइनस का 10 है ना, तो ये स्पीड आ रही है माइनस का 10। अब ये माइनस का 10 यहां पुट करते हैं, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब सही है, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 2 से 15 टाइम्स, सो 1500 जूल। चलिए भाई ये आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपका टास्क है कि आप फाइंड करें थर्मल एनर्जी को। कर पाओगे? इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल से लॉस मिलेगा, एंड जो लॉस है वही आपकी थर्मल एनर्जी है। ट्राई करो एक बार, ठीक है भाई। तो लॉस बता देता हूं कितना आ रहा अपने पास। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाँ जी बोलो भैया, कितना है यहां पे? सो 4500 माइनस का 1500 कितना हो जाएगा? 3000 जूल। क्या क्वेश्चन में कहीं बोला है कि मुझे थर्मल एनर्जी कैलोरी में चाहिए? नहीं बोला, तो हमें भी ज्यादा परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जो हमें मिलेगी दैट विल बी इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको जो थर्मल एनर्जी कहां से मिल रही है? सर काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ, वहीं से तो हमें हीट मिली। तो थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन
काइनेटिक एनर्जी। चलिए भैया, तो यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 3000 जूल आ रहा है और यही आपका थर्मल एनर्जी भी हो जाएगा और ये समाप्त हुआ हमारा सवाल। तो छापने की प्रक्रिया, यहां से आपको सारी बातें लिखनी है भैया, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करना शुरू करेंगे। हो गया? इधर आओ भाई, ये सारी बातें भी लिख लो। लिख लिया ये भी? चलिए भाई, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन 16। भाई क्वेश्चन 16 कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप करते हो आप फ्लोर पे फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर एंड आफ्टर द कोलिजन इट राइजेस अप टू द हाइट ऑफ 1.5 मीटर अगेन। अब अज्यूम करिए कि जो मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट हुई है उसका 40% थर्मल एनर्जी में गया है। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता तो जितनी बॉल से मैं ड्रॉप करता हूं उसको, जितनी हाइट से मैं बॉल को ड्रॉप करता हूं, कोलिजन के बाद वो दोबारा उतनी हाइट पे आती। यानी कि अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए कि भाई अगर मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ, कितना बोले इन्होंने, 2 मीटर। अगर मैं बॉल को ड्रॉप करता हूं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ये बॉल नीचे जाएगा, यहां पे कोलाइड करेगा, कोलाइड करके इतने ऊपर वापस आना चाहिए उसको, इफ नो एनर्जी इज लॉस्ट। अगर कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, ठीक है, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो भाई ये बॉल नीचे जाएगी, टकरा के वापस उतने हाइट पे वापस आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने इसको ड्रॉप किया था फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर और आफ्टर द कोलिजन इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है कुछ। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसका सिर्फ 40% थर्मल एनर्जी में गया। तो पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। तो पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। तो मान लीजिए ये कोई बॉल है हमारे पास जिसको ड्रॉप किया है हमने, ग्राउंड पे जाके टकराएगी बॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर। अगर मैंने इसको ड्रॉप किया, सो नो डाउट इसके पास इनिशियली एक एनर्जी है विच वी कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय mgh। ये बॉल नीचे जाती है, टकराती है, टकरा के वापस ऊपर आती है, लेकिन इस बार वो सिर्फ यहीं तक वापस आ पाएगी, विच इज अप टू अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि बॉल पहले नीचे जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, कोलिजन से इसकी एनर्जी में लॉस हुआ और जब ये दोबारा ऊपर जाएगी तो अलग काइनेटिक एनर्जी से जाएगी। तो भाई मैं कहता हूं कि यहां पे आपने देखा इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, टकरा के बॉल वापस 1.5 पे आई, यहां पे इसके पास एक फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है विच इज mgh डैश। तो मैंने क्या देखा कि सर पहले तो पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, बाद में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh डैश हो गई, यानी कुछ एनर्जी का लॉस हो गया यहां पे। सो हियर लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो है कितना, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहां पे इसको सॉल्व करा, इनिशियल वाला mgh हो जाएगा और फाइनल वाला mgh डैश हो जाएगा। मास तो दे ही रखा होगा आपको बॉल का, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं दे रखा कोई बात नहीं। mgh माइनस का h डैश, h है 2 मीटर, h डैश है 1.5 मीटर, इट विल बी 0.5 m इंटू जी की जगह 10 लिख लेता हूं, दैट विल बी 5m। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो 5 मीटर का है, ठीक है। अब आगे, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगा लॉस इन मैकेनिकल। अरे यार सर ये लिखने की बात नहीं थी, ये तो हम जानते हैं, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया फिर भी ठीक है। सो बेसिकली अब हमारे पास लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी आ चुका है, दैट विल बी ऑफ 5m, ठीक है। थर्मल एनर्जी इज एक्चुअली 40% ऑफ द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है उसका 40% जा रहा है थर्मल एनर्जी में। क्वेश्चन में बोला है assume that 40% of the mechanical energy lost
मैकेनिकल एनर्जी जो लॉस्ट हो गई है उसका 40% थर्मल एनर्जी में जा रहा है। सो थर्मल एनर्जी विल बी योर 40/100 मल्टीप्लाई बाय कितना है लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी 5m। सो थर्मल एनर्जी विल बी योर Q इज इक्वल्स टू भाई कितना हो जाएगा, सो 0 से 0 5 4 20 यानी कि 2m हो जाएगा। तो थर्मल एनर्जी को मैं Q से डिनोट कर देता हूं और ये हीट के फॉर्मेट में रहेगा बेसिकली, इसलिए Q से लिख रहा हूं मैं इसको। Q जो है वो 2m है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा मुझसे, उसने बोला कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉल। तो राइज इन टेम्परेचर बताना है भाई, थर्मल एनर्जी बोले तो हीट, तो Q से डिनोट कर दिया जो कि 2m होता है, सिंस Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा। Q जो है ms डेल्टा थीटा। यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां पे 800 दे रखा है आप लोगों को, तो चिंता की कोई बात नहीं होगी भाई, चिंता की कोई भी बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहां पे। फिर चलिए अगले पेज पे करते हैं। सो यहां पे हीट कैन बी रिटन एज ms डेल्टा थीटा, ऑल्सो आलू लिख दिया क्या, ऑल्सो Q इज इक्वल्स टू 2m, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहां से 2m इज इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा हो जाएगा, m से m समाप्त हो जाएगा। 2 इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट की जगह पे मैं लिख देता हूं 800 इंटू डेल्टा थीटा। भाई डेल्टा थीटा हो जाएगा 2/800, बोले तो 1/400। तो डेल्टा थीटा हो जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लो, चाहो तो केल्विन में लिख लो, आपकी मर्जी हो। टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में भी उतना ही होगा जितना केल्विन में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डेल्टा थीटा को लिखा जा सकता है 1/4 को 0.25 लिखते हैं भाई, इंटू 10 की पावर माइनस का 2, कैन बी ऑल्सो रिटन एज 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लो भाई ये वाला आंसर लिख लेना, 2.5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस का, वो भी है ना, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में लिखो। ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, इतना टेम्परेचर राइज करेगा। क्यों? क्योंकि सर मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस हुआ है उसका 40% थर्मल एनर्जी में गया है। अब जब थर्मल एनर्जी में 40% ऑफ द लॉस्ट मैकेनिकल एनर्जी गया है, तो हीट की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। तो देखो भाई यहां पे मैंने हीट निकाली, थर्मल एनर्जी बोले तो हीट के फॉर्मेट में रहती है, दैट विल बी 2m, और इससे हमने फॉर्मूला सॉल्व किया। फिर तो छापने की प्रक्रिया यहां से शुरू कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए भाई यहां पे आइए, ये सारी बातें लिखनी है अपने को, हो गया। अच्छा जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। अ कॉपर क्यूब ऑफ मास 200 ग्राम स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग द इंक्लिनेशन ऑफ 37 डिग्री एट अ कांस्टेंट स्पीड। भैया स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना। Assume that any loss in the mechanical energies goes into the copper block as the thermal energy। भाई यहां पे कॉपर का क्यूब है हमारे पास, जो कि स्लाइड कर रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन से। सो दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द कॉपर क्यूब वी हैव, और ये स्लाइड कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड। तो भैया अगर आप विचार कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो अपने मन से वो विचार निकाल देना, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया कांस्टेंट स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई रोल नहीं रहेगा यहां पे, ठीक है। इसका जो मास है वो अपने को दे रखा है 0.2 kg, ठीक है। चलिए भाई, और इट स्लाइड्स थ्रू अ लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपको दे रखी है इन्होंने 60 सेंटीमीटर, तो आपको इसके लिए भी चिंता नहीं करना, बढ़िया एकदम लेंथ वगैरह दे दिया आपको, ठीक है। अच्छा अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं कि ये स्लाइड करके जब यहां पे पहुंचेगा डब्बा, स्लाइड करके जब ये डब्बा यहां पे पहुंचेगा तो कुछ अंतर आएगा इसमें। क्या अंतर आएगा? वो अंतर आएगा सर इसके पोटेंशियल एनर्जी में। यहां पे इसके पास एनर्जी है इनिशियल वाली, यहां पे इसके पास एनर्जी है फाइनल वाली। अगर मैं ग्राउंड को रेफरेंस ले लूं, अगर मैं ग्राउंड को एज अ रेफरेंस ले लूं, तो जहां पे आप रेफरेंस लेते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देते हैं। कितनी हाइट पे है ये? h हाइट पे है सर, वही बात करेंगे आज हम लोग। कितनी हाइट पे है? h हाइट पे, इसी की चर्चा करने जा रहे हैं।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जब आप लिखोगे तो आप इसको लिखोगे एज mgh। अगर आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखोगे तो इसको लिखोगे जीरो। क्यों? क्योंकि सर यहां पे रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं हम लोग। अच्छा, और क्या चीज सर? हाइट वगैरह के बारे में तो कुछ दे नहीं रखा भाई, फिगर से आपको पता चलता है sin 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी h अपॉन 60। तो h विल बी और 60 अपॉन 100 साइन ऑफ 37 डिग्री। ये हाइट आएगा मीटर में, ये हाइट आएगी मीटर में, वो पुट करनी है वहां पे। ठीक है, ठीक है साहब, पुट करेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करना है, शुरू करा हम लोगों ने। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मास की जगह 0.2, जी की जगह पे 10 और हाइट की जगह पे 60 अपॉन 100 साइन ऑफ 37। तो इट विल बी योर 2 इंटू 60 अपॉन 100 साइन 37 3/5 होता है भाई। 5 से ये 12 टाइम्स खत्म हो जाएगा। 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 72/100 मीटर जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली जो आ रही है वो आ रही है 0.72 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो है 0 जूल। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आपको बताना है यहां पे कितना होगा, डेल्टा थीटा की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। और बोला है कि जो भी लॉस मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है वो सारा का सारा थर्मल एनर्जी में चला जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी में जितना भी लॉस हो रहा है सब का सब थर्मल एनर्जी में चला जाएगा। तो यहां पे आओ जरा लिख देते हैं बात कि साहब थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। भैया यही बराबर होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के भी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ही आती है। तो एक ही बात है, वो थर्मल एनर्जी को TE से लिखा, इट विल बी लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। कितना हो जाएगा भाई? 0.72। थर्मल एनर्जी हीट के फॉर्मेट में Q इज इक्वल टू 0.72। Q की जगह लिखा जाएगा MS डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.72। कहानी जूल में चल रही है, कहानी जूल में चल रही है। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो है 420 जूल पर केजी केल्विन। लिख दीजिए M इंटू 420। मास भी दे रखा है अपने को तो 0.2 लिख दो यार। 420 डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 0.72। सो डेल्टा थीटा विल बी 0.72 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 420। इसको कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर का डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए भाई, पॉइंट लगाया तो एक जीरो आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे लग जाएंगे। 2 से काटा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, ये 100 नीचे रह जाएगा। फिर से काटो तो कुछ बन जाएगी बात। देखो 2 से काटा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 से काटा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 से। 3 से काटा, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। फिर से 2 से काट दीजिए, तो वैसे तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो 6 डिवाइड बाय 70 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। कहानी डिग्री सेंटीग्रेड्स में चला देना या केल्विन में चला देना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो इससे दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आप चाहो तो केल्विन में लिख सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा, तो 6 डिवाइडेड बाय 7, 6 डिवाइड बाय 7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड्स। 6 ये 7 हो जाएगा, डॉट लगाओगे कि 0 आएगा। 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 27, 7 6 ज़ा, हाँ तो ये ठीक है। सो डेल्टा थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप 0.86 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लिखना चाहते हो। कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सो डेल्टा थीटा को आप लिख सकते हो 0.0086 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन में चलेगी बात, केल्विन में ले लेना इसको। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, केल्विन में ले लेना, क्योंकि बातें सारी उन्होंने केल्विन में ही करके रखी हुई है। ठीक है,
तो चलिए भाई यहां पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी ज्यादा। जो वैल्यूज है डिग्री सेंटीग्रेड्स में लिखो या केल्विन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कांस्टेंट स्पीड की बातें वो पहले ही बोल रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं होंगे कोई भी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो सिर्फ हाइट में, और हाइट में चेंज होने की वजह से मैंने कैलकुलेट कर ली इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल। तो यहां पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकाला था, इट विल बी योर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल हो जाएगा 0.72 माइनस का 0 यानी कि 0.72 जूल। दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो भैया क्वेश्चन नंबर 17 की दास्तान यहीं पे समाप्त हो गई है। जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नोट करो जल्दी से। हो गया? नोट किया सभी ने? ये सारी बातें लिख लेना यार, ये सारी बातें लिख लेना। हो गया? पक्का? समझते हो ना? तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। अ मेटल ब्लॉक हैविंग द डेंसिटी ऑफ 6000 kg per meter cube and a mass of 1.2 kg is suspended through a spring having the spring constant of 200 Newton per meter. The spring block system is dipped in the water kept in a vessel. The water has a mass of 260 gram and the block is at a height of 40 centimeter above the bottom of the vessel. ठीक है, तो भाई यहाँ पे पहले तो मेटल ब्लॉक के बारे में बताया है, उसके बाद उसको आपने लटका के रखा हुआ एक स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है। ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसको वाटर में मैंने डिप किया, जो कि एक वेसल के अंदर रखा हुआ था। वाटर का मास दे दिया है और ब्लॉक जो है बॉटम से 40 सेंटीमीटर ऊपर है, अबव द बॉटम ऑफ द वेसल। इफ द सपोर्ट टू द स्प्रिंग इज ब्रोकन, भाई जहां से आपने स्प्रिंग को लगा के रखा था अगर वो टूट जाए, व्हाट विल बी द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो वाटर के टेम्परेचर में कितना राइज होगा ये आपको बताना है, क्योंकि अभी देखो पहले वो लटका हुआ था तो स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आती है जिसको कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बाकी पानी के अंदर है तो बाइंड फोर्स वगैरह की कहानी तो लगेगी। उसके अलावा भाई क्या होता है, वहां पे उनके पास स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी है। जैसे वो सपोर्ट टू द स्प्रिंग जो है वो टूट जाता है तो जो भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। अब वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहां गई, तो उसकी वजह से हो सकता है टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन आ जाए, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्लॉक का दे रखा है और वाटर का भी दे रखा है। हीट कैपेसिटी वेसल का और स्प्रिंग का नेग्लिजिबल, यानी वेसल का और स्प्रिंग का हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल लेने का मतलब है कि वेसल से कोई हीट ट्रांसफर मत करना, ना तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना तो हीट रिलीज करेगा। सेम काम स्प्रिंग के साथ है, ना तो वो कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो कोई हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इस पे क्वेश्चन नंबर 18 को, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। अच्छा सवाल है, मजा आएगा, एक बार ट्राई करो सभी लोग। किया ट्राई? देखो भाई मैं सिचुएशन बना के बताता हूं इसकी तुम लोगों को, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको खाली जगह पे। इसकी सिचुएशन मैं बना के बताता हूं कैसे सिचुएशन बनेगी। कहते हैं भैया कि यहां पे मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसके अंदर एक वेसल, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। ठीक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड सिस्टम है अपने पास, और एक डब्बा यहां पे ये ब्लॉक लगा हुआ था। ठीक है, अच्छा कितनी हाइट से है बॉटम से, तो बॉटम से सर ये है 0.4 मीटर ऊपर, 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोल रखा है। यहां पे स्प्रिंग इस टाइम पे इलोंगेटेड है, स्प्रिंग जो है वो इलोंगेटेड है। ठीक है, चलिए तो यहां पे इनिशियल सिचुएशन बनाई है मैंने, जहां पे डब्बा है जो कि स्प्रिंग से लटका हुआ है और ये कनेक्शन है। ये इनिशियल सिचुएशन अपने पास। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन अपने पास में 0.4 मीटर की हाइट वगैरह सब आ गया। ठीक है साहब, अब क्या होगा, इन्होंने बोला कि भैया ये टूट गया सिस्टम। इफ द सपोर्ट टू द स्प्रिंग इज ब्रोकन, स्प्रिंग को जो सपोर्ट था ना वो टूट गया भाई, स्प्रिंग को जो सपोर्ट मिल रहा था वो टूट गया, यानी कि वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब
यानी कि ये जो सपोर्ट है ये टूट गया इस बार, ठीक है, और ये डब्बा आपका अब नीचे आ जाएगा भाई गिर के, ये स्प्रिंग इससे ऐसे लटकी हुई थी यहां पे, वो सपोर्ट वहां से छूट गया तो ये डब्बा अब नीचे आएगा ना। तो इस केस में डब्बा नीचे आ चुका है, पहले डब्बा यहां पे था अब वो नीचे आ चुका है, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी है। ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ चुकी है इस टाइम पे, ठीक है। तो बता रहे हैं वो कि भाई ऑब्वियस ही बात है एनर्जी का कुछ लॉस होगा, जैसे पहले यहां पे स्प्रिंग एलोंगेटेड थी तो इसके पास थी एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। आज वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी है क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गई है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां पे 0 हो जाएगी। अच्छा, मैं बॉटम को अगर रेफरेंस ले लूं, अगर मैं बॉटम को एज अ रेफरेंस ले लूं, तो रेफरेंस लेने के हिसाब से डब्बे के पास पहले आती थी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय mg इंटू 0.4 h। आज इसके पास वो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो चुकी है। तो आप ये देख रहे हो बेसिकली एनर्जी का लॉस हो रहा है। पहले यहां पे एक स्प्रिंग पोटेंशियल हुआ करता था, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ करता था, आज वो सब 0 है, यानी एनर्जी का लॉस हुआ है। और जब एनर्जी का लॉस हुआ है तो डेफिनेटली सी बात है वो जो एनर्जी का लॉस हुआ वो कन्वर्ट होगा थर्मल एनर्जी में, जिससे कि क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो वो टेम्परेचर राइज कितना है वो बताना है मुझे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बताएंगे आपको। अच्छा, मुझे एक और चीज समझनी है यहां पे जो तुम मुझे बताओगे। जब ये डब्बा यहां पे था तो उसने यहां के वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, जब वो डब्बा नीचे पहुंचा तो यहां के वाटर को भी उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है सर। इस चीज को ऐसे समझना कि थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूं कि यहां पे, अच्छा पहले तो ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं, छोड़ो, पहले मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तुम लोगों को। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा लॉस इन, या पहले इलोंगेशन फाइंड कर ले, हाँ, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। हाँ जी, कितना इलोंगेशन आएगा स्प्रिंग में, यहां पे देखेंगे तो सर ये डब्बा हमारे पास है, इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है एक तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स, नीचे की तरफ लग रहा है एक तो mg वाला फोर्स और एक बायंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ गिवन बाय रो जी इंटू वी। क्या ये डब्बा पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो यहां पे v डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, v इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब v हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, यहां पे रुका हुआ है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना ही वो नीचे जा रहा है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में होने की वजह से kx प्लस का रो जी वी बराबर हो जाएगा mg के। आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो भैया स्प्रिंग फोर्स दे रखा है 200 का, लिख लो यहां पे 200 x प्लस का डेंसिटी ऑफ द बॉक्स कितना दे रखा है, ब्लॉक का डेंसिटी दे रखा है 6000। अच्छा सॉरी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चाहिए ना, फ्लूइड के नाम पे कौन है भाई, यहाँ पे वाटर है, वाटर की डेंसिटी तो सबको पता है 1000 होती है। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000, जी का वैल्यू 1 ले लेना है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे निकालोगे, देखिए साहब, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम अपने को फाइंड करना है, ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। डब्बे का मास दे रखा है आप लोगों को, डब्बे की डेंसिटी दे रखी है, डब्बे का मास कितना 1.2 kg का, डब्बे की डेंसिटी कितनी 6000 kg पर मीटर क्यूब की। डिवाइड बाय 6000, पॉइंट हटाया 0 लगाया तो v का वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। तो ये जो हमारे पास मेटल ब्लॉक है, ये क्या हमारे पास मेटल ब्लॉक है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक
कितना आ रहा है हमारे पास सर? वो हमने फाइंड आउट किया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4. सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू mg. मास ऑफ दिस इज 1.2. g का वैल्यू मैं 10 ले लूंगा. सो 200x प्लस का 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 12. सो 200x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 12. सो 200x इज इक्वल्स टू 10. तो x का वैल्यू बनेगा 1/10 डिवाइड बाई 200, यानी कि 0.05 मीटर. तो कितना इलोंगेशन है स्प्रिंग में? 0.05 मीटर का. 2 5 10 होते हैं, 5/100 मीटर. ये कहानी बन रही है. तो स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशन है वो है 0.05. तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं. तो आइए सबसे पहले फाइंड करेंगे लॉस इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं लॉस इन स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी. हाँ जी, तो इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं वो हाफ के एक्स का स्क्वायर हाफ. अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है हमारे पास? वो है 200. लिख दो यहां पे. और x का वैल्यू 0.05 अभी आपने निकाला. 5/100 किया था ना, तो 0.05 आ रहा है. इसका स्क्वायर कर देंगे. चलिए भाई सॉल्व करते हैं. ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 5/100 यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. तो बेसिकली 0.25 जूल इज द इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. और अगर मैं यहीं पे बात करूं फाइनल की, तो फाइनली यहां पे 0 हो जाएगा सिंस इलोंगेशन इज 0, सिंस x इक्वल्स टू 0. फाइनली भैया वो अपने नेचुरल लेंथ में आ चुका है, कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा है. फाइनली वो अपने नेचुरल लेंथ में आ चुके हैं, कोई इलोंगेशन नहीं है, इसलिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली 0 हो चुकी है. तो लॉस इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल वाली में 0.25 लिखेंगे, फाइनल वाली में 0 लिख देंगे, एंड योर आंसर विल बी 0.25 जूल. तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो 0.25 जूल का हुआ है. बहुत बढ़िया. अब मैं डब्बे के पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं. लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना भाई. ये डब्बा जो आपको दिख रहा है यहां पे, वो पहले हाइट पे था, तो उसके पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है विच इज गिवन बाय mgh. अभी वो नीचे आ चुका है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में लॉस हुआ है. तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं ऑफ ब्लॉक. तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं, इट विल बी योर mg इंटू h. तो m की जगह पे 0.2 मास, सॉरी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4. इट विल बी योर 4.8 जूल. ये इनिशियल स्प्रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. फाइनली डब्बा नीचे गिर जाता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0. तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी योर 4.8 जूल. ये भी काम का अपने लिए. ये सब हम निकाल रहे हैं लॉस. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेना, काम आएगा. इधर यहां पे इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे. ठीक है, इट इज लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी. ठीक है, वो इक्वेशन 1 है, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 है. तो चलिए, हमें लॉस पता चल चुका है. क्या इसके अलावा और कुछ बची है कहानी?
क्या इसके अलावा और कुछ कहानी बची है? तो एक कहानी और बची है, वो मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूं इस चीज का, कि जब हम इनिशियल सिचुएशन पे थे तो वहां पे जितने पार्ट पे ब्लॉक था, क्या वहां का वाटर डिस्प्लेस हुआ था उस टाइम पे? बिल्कुल हुआ था सर। वहां पे खाली जगह थी। वहां पे एक खाली जगह थी। बाद में क्या हुआ? जैसे वो कनेक्शन टूट गया, ये डब्बा नीचे आ गया। जैसे कनेक्शन टूटा, वो डब्बा क्या हुआ? नीचे आ गया, और अब एक नीचे खाली जगह बन गई। ठीक है, तो समझना बात को, ये इनिशियल सिचुएशन है ना, और ये फाइनल सिचुएशन। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ब्लॉक के लिए आपने कर दिया, लेकिन एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक और पार्ट के लिए होता है, वो होता है जो कि वाटर यहां से डिस्प्लेस हुआ था उसके लिए। भाई पहले अगर मान लो ये खाली जगह पड़ी अपने पास, ये अपने पास एक खाली जगह पड़ गई है ना, तो हमने साइड में क्या किया, एक इसी शेप का सेम वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम कितना भैया? V है ना, इसका वॉल्यूम कितना? V है ना, इसका वॉल्यूम कितना? V है ना, तो सेम वॉल्यूम का एक और कंटेनर लिया जिसको हमने फ्लूइड से फिल कर दिया, वाटर से। ठीक है, अब बताना मुझे कि आपके पास दो जगह खाली पड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल पड़ी हुई है। एक जगह ये है, एक जगह नीचे है? बिल्कुल है सर। सिमिलरली इसमें भी दो जगह खाली पड़ी है, एक जगह ये है, एक जगह ये। हाँ बिल्कुल सर। इनिशियल वाले केस में इसको अगर मैं यहां पे फिल कर देता हूं, इनिशियल वाले केस में अगर इस ब्रिक को उठा के मैं यहां पे फिल कर देता हूं, तो बेसिकली ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा, तो मुझे ऊपर एक खाली जगह मिलेगी, यहां पे हमारा काम बन जाएगा। समझ रहे इस बात कैसे? देखो दो सिचुएशन है, जहां पे ब्लॉक था वहां से वाटर को उसने डिस्प्लेस किया था, तो अब हम उसी के लिए बात कर रहे हैं कि उसका भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका भी तो कुछ होगा भाई। तो मेरे पास, मैंने बोला भाई इनिशियली यहां था, फाइनली वो यहां था, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, जितने वॉल्यूम का वो डब्बा है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने एक डब्बे के अंदर भर दिया सेम साइज में। यहां पे एक मेटल पीस था जिसका वॉल्यूम V था, जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया वाटर का उतना वॉल्यूम मैंने एक कंटेनर के अंदर भर दिया साइड में। अब अगर मैं इस कंटेनर को यहां रखता हूं तो मुझे इनिशियल सिचुएशन मिलती है। तो यहां पे नीचे क्या है भैया? रेफरेंस है। नीचे क्या है साहब? रेफरेंस है। तो रेफरेंस होने की वजह से नीचे जब आप इसको रखोगे तो इनिशियली इस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी हो जाएगी भाई? 0। इतना सा जो वाटर था जो यहां से डिस्प्लेस किया गया था, उसको पहले मैं यहां रख रहा हूं, तभी तो ऊपर की जगह दिखेगी मुझे। ऐसे तो कायदे से दो जगह है, लेकिन पहले तो उसको मुझे यहां रखना पड़ेगा, तो वो जगह मिल रही। तो इनिशियली मुझे यहां पे जब मैंने इसको पुट करा तो वो मुझे पोटेंशियल एनर्जीज की 0 मिल रही थी। बाद में मुझे इसको पुट करना पड़ेगा यहां पे, बाद में मुझे इसको पुट करना पड़ेगा यहां पे, सो दैट ये वाली जगह भर जाए और मुझे नीचे वो डब्बा दिखे। क्योंकि अब देखो, पहले डब्बा यहां था, अब वो डब्बा नीचे पहुंच चुका है, यानी कि ये खाली जगह थी, इसको भरने के लिए मैंने यहां से इसको बिठा दिया ला के। सुनो ना, जहां पे डब्बा है वहां खाली जगह है, और मुझे खाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया, जितने वॉल्यूम का डब्बा था, जितना वॉल्यूम का डब्बा था उतने वॉल्यूम का वाटर जो डिस्प्लेस हुआ उसको मैंने एक बॉक्स के अंदर भर दिया। अब जहां जहां डब्बा आने की संभावना है वहां पे एक वैक्यूम बनता है, जैसे कि यहां पे और एक यहां पे। तो पहले वाली सिचुएशन में डब्बा यहां था, तो यहां का जो वैक्यूम बनने वाला था उसको मुझे भरना है, तो मैंने पहले इसको ले जाके यहां रख दिया ताकि मुझे पूरे लिक्विड में कहीं पे कोई खाली जगह ना मिले। तो मैंने इसको यहां पे रखा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 आई। अब जैसे ही डब्बा नीचे गिरेगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, ये जगह खाली हुई तो मैंने इस ब्रिक को उठा के यहां रख दिया, सो दैट मुझे पता चला कि ठीक है भाई, अब जब ये हाइट पे आ चुका है, कितनी हाइट थी? 40 सेंटीमीटर्स की, विच इज ऑफ 0.4 मीटर। तो अब इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आता है विच इज गिवन बाय मास इंटू जी इंटू 0.4। अच्छा, यहां पे मास किसका होगा? वाटर का। मास किसका होगा? इसका मास m डैश, वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम v हो जाएगा, डेंसिटी आपको दे रखी है इसकी 1000 इंटू वॉल्यूम, दिस इज द मास। बाकी रही बात इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, वो 0 है। रही बात फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है m डैश g इंटू h। m डैश की जगह 1000 इंटू वॉल्यूम, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, इंटू जी इंटू हाइट की जगह 0.4।
तो बेसिकली इस पार्ट में ये जो वाटर का जो ब्लॉक है, वाटर के इस ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। सो वाटर के इस ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है, दैट विल बी ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी कंसिडरेबल है क्योंकि देखो वाटर वहां से डिस्प्लेस हुआ है। पहले तो एयर की बातें चल रही थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप वाटर के अंदर आते हो तो बाइंड फोर्स की बातें चलती है। अब यहां से अगर वाटर को डिस्प्लेस किया है तो दैट मींस कि सर ठीक है, वॉइड तो बनेगा कहीं ना कहीं, एक वॉइड यहां बनने की संभावना है, एक यहां बनने की संभावना है। मैं चाहता हूं डब्बा पहले ऊपर रहे, तो नीचे की जगह को फिल कर दिया हमने। बाद में बोला डब्बा ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर एक खाली जगह बनी हुई है, तो वहां पे भी जाके हमने उसको फिलअप किया है। तो बेसिकली एक ब्लॉक जो वाटर का है, एक तो वो मेटल ब्लॉक अलग है, एक ब्लॉक जो वाटर का है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ये वो वाटर का ब्लॉक है जो इस ब्लॉक की, मेटल के ब्लॉक की जगह को फिलअप कर रहा है। तो पहले उसने नीचे वाली जगह को फिलअप किया तो मेटल ब्लॉक ऊपर नजर आ रहा है, तो आपका इनिशियल सिचुएशन आ रहा था। जैसे मेटल ब्लॉक नीचे आया, ऊपर खाली जगह बनी, तो ये वाटर ब्लॉक गया वहां जाके उसको फिलअप करने के लिए, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, यानी कि इसके पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। तो 1000 इंटू V इंटू जी मल्टीप्लाई बाय 0.4, 400 इंटू जी की वैल्यू 10 और यहां पे V एज इट इज रहेगा 4000 इंटू V। अच्छा, V का वैल्यू तो आपने शायद पहले निकाल लिया है, 2 इंटू 10 की पावर -4 लिख दीजिए। सो यहां पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 4000 इंटू V, 4000 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, दैट विल बी 4 to the 8 इंटू 10 की पावर -1, 0.8 जूल। दिस इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर ब्लॉक के लिए। इसके अलावा गेन और कहां होगा सर? गेन होगा इनके थर्मल एनर्जीज में। तो गेन इन थर्मल एनर्जी ऑफ दिस लिक्विड मैं फाइंड करने जा रहा हूं, गेन इन थर्मल एनर्जी ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड जो है उसके लिए। इसको मैंने लिखा थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, इट इज गिवन बाय मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा। भाई फ्लूइड के लिए मास कितना होता है उसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1000 इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट की जगह 4200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, चलिए। एंड गेन इन थर्मल एनर्जी अच्छा, मास वैसे 260 ग्राम दे रखे अपने को, है ना, तो अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। मास 260 ग्राम दे रखे अपने को, टोटल वाटर का मास दे रखा है, तो यहां पे मास की जगह 260 लिखिए। 260 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4200 इंटू डेल्टा थीटा। 1 2 3 4 खत्म। सो इट विल बी कितना हो जाएगा, पूरा कर ही लेते सॉल्व। 42 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 2 12 होता है, 6 4 24 25 आ जाता है। ये 2 2 4 होता है, 4 2 8 होता है, यहाँ पे 2 बनेगा, 5 4 9 होते हैं, 8 9 10 होते हैं। तो 1092 इंटू डेल्टा थीटा। इट इज द गेन इन द थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर, गेन इन थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर। क्लियर है ये बात सभी को? लॉस हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, लॉस हो रहा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, और वहां से जो एनर्जी का लॉस हुआ उससे गेन हुआ एक तो वो वाटर का जो ब्लॉक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, और वाटर के जो अपने पास थर्मल एनर्जी है उसमें। सेकेंड गेन अपने को मिलेगा थर्मल एनर्जी ऑफ द कंटेनर, गेन इन थर्मल एनर्जी ऑफ metal piece, energy of metal piece. So it will be TE of the metal, mass into specific heat into delta theta. मास की जगह 1.2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मेटल का स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, हीट कैपेसिटी ऑफ द वेसल एंड द स्प्रिंग आर नेग्लिजिबल। वाटर के लिए तो ये हो गया 250, ब्लॉक का है 250,
इंटू 250 इंटू डेल्टा थीटा। सो यहां पे हो जाएगा 12 इंटू 25 इंटू डेल्टा थीटा। 25 इंटू 12, 5 टू 10, 2 टू 4 एक 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 2, 5 5 10 300 होते हैं ये। इट विल बी हो 300 इंटू डेल्टा थीटा इज द थर्मल एनर्जी गेन इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द मेटल। चलिए भाई, हमने सबके लिए बात करी, हमने ब्लॉक के लिए बात करी, हमने स्प्रिंग के लिए बात करी, हमने वाटर के लिए भी बात करी, और अब बारी है कि अब हम लगा दें एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है भैया? एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे दो चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन ईदर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। देयरफॉर, रुको अगले पेज पे लिखी दे तो मैं पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वही आ जाएगा, हीट लॉस या एनर्जी लॉस इज इक्वल्स टू एनर्जी गेन। लॉस इज इक्वल्स टू एनर्जी गेन। हाँ जी, लॉस कितना हो रहा था वो भी लिखो, गेन कितना हो रहा है वो भी लिखना है। तो सर जी, लॉस के नाम पे एक है 0.25, एक है 4.8। तो 0.25 प्लस 4.8, तो एक है 0.25 और एक है 4.8, ये तो है लॉस। एनर्जी गेन जो है, गेन में से दो है, एक तो 0.8 है, ये गेन है भाई 0.8 प्लस 1092, 0.8 1092 इंटू डेल्टा थीटा प्लस 1092 डेल्टा थीटा प्लस 300 डेल्टा थीटा, 300 डेल्टा थीटा। भाई डेल्टा थीटा बताना मेरे को कितना हो जाएगा? 4.8 0.25, भाई ये 5 एज इट इज आ जाएगा, 8 और 9 10 होते हैं, ये 5.05 माइनस का 0.8 इज इक्वल्स टू 1392 इंटू डेल्टा थीटा। 5.05 माइनस का 0.8, 5 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएंगे, 2 आ जाएगा और ये बन जाएगा 4। इट विल बी 4.25, इट विल बी 1392 डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा विल बी 4.25 डिवाइडेड बाय 1392। हाँ जी भाई, कैलकुलेशन वाला पार्ट पॉइंट हटा देंगे, 2 0 लगा देंगे और 425 को 1392 से काटेंगे, डॉट लगाना पड़ेगा एक 0 के, एंड 1392 को मैं 3 से कर देता हूं। 3 2 6, 9 3 27, 3 3 9 10 11, 3 3 4, सो 3 से गया 4176, 10 में से 6 जाएंगे 4, 7 7 14 होते हैं और यहाँ पे खत्म कहानी। 0 लगा देने, एक 0 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कितने से काटे इसको? 6 से, 6 से कर लो भाई, 6 2 12, 9 5 45, 9 6 54, 55, 6 3 18, 19 20, 21 22, 23, 6 6 7 8, ज्यादा हो जाएगा सर, 5 से करना पड़ेगा ये। 5 से करा, 5 2 10, 9 5 45, 46, 5 3 15, 19, 5 एकम 5 6, 5 से करा 6 9 6 0, तो भैया 0 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एंड 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 10 11 12 13, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक 0 लगा लेना, उसके बाद कहानी फिर से वापस को 3 से काट देंगे। सो इट विल बी 0.3053 डिवाइडेड बाय 100। चलो अब और सॉल्व करते हैं इसको। तो डेल्टा थीटा जो हमारे पास आ रहा है
वो आ रहा है 0.3053 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, 2 2 4, 1 2 3 4। सो डेल्टा थीटा विल बी कितना हो जाएगा 4, 0.0030 हो जाएगा ना, 2 2 53 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, केल्विन बोलो, लो भैया ये है आंसर अपने पास। ठीक है, तो पूरी मेहनत करने के बाद अब जाके हमारा ये आंसर बना है क्वेश्चन नंबर 18 का। कैलकुलेशन वाला पार्ट नो डाउट इसका ज्यादा है, तो प्लीज एक बार आप देख लीजिए आराम से। ठीक है, यहां से पूरी कहानी को शुरू किया है मैंने, आपको पूरे डायग्राम कर बना के बताया इसके कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो पूरा डायग्राम वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को, तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे डायग्राम तरीके से बनाना, किस किस में लॉस हो रहा है वो भी बताया, किस किस में गेन हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पहले तो ये बना लो इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन। ये जो कनेक्शन था भाई यहां का, ये कनेक्शन टूट गया था। ठीक है, ये कनेक्शन जो था यहां का, ये कनेक्शन टूट गया था, तो ये पूरी बातें छापने की है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा। V रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक, जो कि मैंने यहां पे फाइंड किया है, कहां पे, इस जगह पे। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन। मैंने सबसे पहले देखा इनिशियली यहां पे स्प्रिंग इलोंगेटेड है, तो भाई इलोंगेशन कितना है। अगर ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो भाई इलोंगेशन कितना है उसमें, वो भी तो फाइंड करा। तो अगर ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो हमने फाइंड किया भैया इलोंगेशन, वो हमारे पास आ रहा है 0.05 मीटर। इसका छापो पहले इतना सा पार्ट, जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट किया। फिर हम आगे आए, हमने बोला ठीक है भैया इलोंगेशन पता चली अपने को, तो इनिशियली स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो फाइंड किया, हाफ के एक्स का फॉर्मूला लगाता है। फाइनली स्प्रिंग कट गई, यानी कि वो अपने नेचुरल लेंथ में आ गई, यानी कि फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, तो उससे मिला लॉस इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फिर डब्बा भी जो ऊपर था वो नीचे आ गया भैया, तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक भी आया, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया। फिर हमने बोला कि ठीक है साहब, ये तो लॉस इन एनर्जी की बात हुई है, भले वो स्प्रिंग के एनर्जी का लॉस हो रहा है या फिर बॉक्स के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने बोला देखो यार ऐसा होता है कि जहां पे बॉक्स है वहां पे एक वॉइड बन जाता है, वो जगह भी तो खाली कर रहे हैं वहां की। तो भाई जब ये डब्बा यहां पे आया तो यहां का पानी कहां गया, तो उसको मैंने अलग से कंटेनर में रख लिया लाके। भाई ऑब्वियस सी बात है वो डिस्प्लेस करेगा इतना वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम को उसने डिस्प्लेस किया, वो मैंने यहां पे अलग से एक ब्लॉक के अंदर रख लिया। सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने ब्लॉक के अंदर रख लिया। अब जब ये यहां से नीचे गिरेगा तो यहां पे खाली जगह बनेगी, इसको तब मैं वहां पे फिट कर दूंगा। लेकिन ये फाइनली इस सिचुएशन में हो रहा है, तो भाई इस वाटर ब्लॉक का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगा m' g इंटू 0.4। ठीक है, इनिशियली क्या था, वो ऊपर था, तो यहां की जगह खाली थी, तो मैंने यहां पे रखा इसको। तो इनिशियली नीचे रेफरेंस लेने से यहां पे हाइट 0 लेके इस ब्लॉक की, पानी का जो ब्लॉक है ना, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई। फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 0.4 आया, सॉल्व किया मैंने, तो इस वाटर ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, यानी इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इस वाटर ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है। ठीक है, तो वो वाली बात मैंने यहां पे लिख दी है, इतना गेन हुआ। छाप लो जल्दी से। हो गया। फिर हम आए कि भैया अगर लॉस हुआ है तो चलो ठीक है, वाटर ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में गेन आया, इसके अलावा और एनर्जी कहां गई, तो बाकी की जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुई। हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने से जिस पानी में वो है वहां उस पानी का टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे, तो वो जो पानी है जो हमारे पास 260 ग्राम का है, उसमें थर्मल एनर्जी मिलेगी उसको, जिससे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। वो जो मेटल का ब्लॉक है जो खुद हीट रिलीज कर रहा है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो भी निकाल लिया। ये है गेन इन द थर्मल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, ये है गेन इन द थर्मल एनर्जी ऑफ दैट मेटल पीस। अब हमें पता है लॉस इन एनर्जी, हमें पता है गेन इन एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके हम ये सारी बातें लिखेंगे। तो इसका भी पार्ट छाप लो, अगर ये नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लेना जल्दी से, पहले दो। हो गया, नोट किया, फिर इधर आओ, ये सारी बातें नोट करो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, अरे अपॉन में नहीं है, मैं बोलता हूं टेम्परेचर डिफरेंस है, तो केल्विन में ले लो, डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। किताब में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा, आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देना इसको।
ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और कुछ भी नहीं, एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन। भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बस उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो लॉस हो रहा था एनर्जी का वो कन्वर्ट हो गया गेन में सारा उधर, है ना। ये हमने सॉल्व किया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। भाई चलिए, आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया है। और भाई इसी के साथ समाप्त हो गया हमारा चैप्टर कैलोरीमेट्री। तो भाई कैलोरीमेट्री का पार्ट ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आई होगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, भले वो क्विक रिवीजन का पार्ट हो, भले वो शॉर्ट आंसर्स हो, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 या फिर एक्सरसाइज की बात करूं तो। लेकिन भाई किसी भी पार्ट पे कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो प्लीज उसको मेंशन करो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे लिखो कि मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट पे डाउट है, वो टाइमर मेंशन कर दो, जिससे कि मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपकी हेल्प करेगा आपको उस डाउट को सॉल्व करने में। ठीक है, तो भाई आपके डाउट्स के लिए भी हम अवेलेबल है, आपके लिए हर चीज के लिए हम अवेलेबल है। तो बस आपकी तरफ से एक इनिशिएशन चाहिए सो दैट हम एक साथ इस चीजों को आगे लेके जा सके। ठीक है, बाकी भाई वीडियो को दोबारा देखना है तो बेटर है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आइए, क्योंकि यहां पे ये सारी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज की हुई मिल जाएगी, जिससे कि आपको किसी भी वीडियो को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये वीडियोस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि आप किसी भी वीडियो को कितने बार भी देखो, मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, ना ही आपसे कोई सब्सक्रिप्शन, ना ही आपसे कोई कूपन कोड की डिमांड की जाएगी। तो भाई ऐसी चीजें हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑल्सो आपके उन सारे दोस्तों के लिए बेनिफिशियल है जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जाके ढिंडोरा पीटना है, सबको बोल देना है कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि फ्री में इतना शानदार वाला क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। तो आगे ज्वाइन जरूर कर ले। ठीक है, और भाई अगला जो सेशन होगा उसमें एक नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। ठीक है, भले आप कोई भी एग्जाम दो, आप जेई की बात करो, आप नीट की बात करो, वहां पे इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो हल्के में नहीं लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।